जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके जीएस की एक हम एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम हर वीडियोस में 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और उससे रिलेटेड उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम, चाहे पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर पुलिस एसआई हो, या बंदी रक्षक, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी राजधानी घोषित किया गया था। ओके। उस टाइम पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे आपका। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है क्वेश्चन कि ब्राह्मी ताल कहाँ है। तो ब्राह्मी ताल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मी ताल उत्तरकाशी में दोस्तों, उत्तरकाशी में इसकी लोकेशन है। और ऐसे बहुत सारे ताल हैं उत्तराखंड उत्तराखंड में, तो उनको भी हम आने वाले उसमें वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ब्राह्मी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, थांगला दर्रा। तो थांगला दर्रा उत्तराखंड की सबसे हाइट पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर है, तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा वो है सिनला दर्रा। ओके, सिनला दर्रा, सिनला दर्रा है और ये पिथौरागढ़ में है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी में है। ओके, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, उत्तरकाशी व तिब्बत को ये दर्रा जोड़ता है। कौन सा, थांगला दर्रा। और भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं उन्हें देख लेते हैं। नीलंग दर्रा है, मुलिंगला है, सांगचुकला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी कर लो इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स करा रहा हूँ उनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रानीखेत किस नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानीखेत किस नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गगास नदी के किनारे। यह नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है दोस्तों। और रानीखेत इसी नदी के किनारे स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति शुरुआत कब से हुई। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत कब से हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2013 से उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी 2001 को यूपीसीएल की स्थापना हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 फरवरी 2001, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम बहादुर छेत्री का संबंध किस खेल से। तो राम बहादुर छेत्री जो एक प्लेयर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। फुटबॉल से इनका उपनाम चाइना बॉल है, इनको चाइना बॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये देहरादून जनपद से संबंधित है। ओके, और भी अन्य इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं फुटबॉल से, जैसे त्रिलोक सिंह बसेड़ा हैं। और इनको इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं और इनको आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, राम बहादुर छेत्री को चाइना बॉल और इन्हें त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये पिथौरागढ़ से संबंधित है। और राम बहादुर छेत्री देहरादून जनपद से संबंधित है। ओके, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने आपको बताया जिन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति अर्जित करी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1887 में। 1887 में लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय विनोद पत्रिका कहाँ से निकलती थी। जो समय विनोद पत्रिका थी वो आपकी निकलती थी नैनीताल से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल से। इसका प्रकाशन जो वर्ष था दोस्तों वो था 1868 से 78, यानी कि 1868 से 1878 इसका प्रकाशन काल था दोस्तों। 10 साल के लिए ये पत्रिका 10 साल तक चली और उसके बाद ये पत्रिका अल्टीमेटली बंद हो गई थी। ओके, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था दोस्तों, आपको याद रखना है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था और साथ ही उर्दू में भी ये पत्रिका छपती थी।
और इसके संपादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है इसके संपादक को। इसके संपादक थे दोस्तों जयदत्त जोशी। ओके, और ये पाक्षिक था, यानी कि 15 दिन में छपता था, और नैनीताल प्रेस से यह छपता था। ओके, नैनीताल प्रेस, यह आपको याद रखना है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग की नंबरिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। अब आपको याद रखना है, जो उत्तराखंड का सबसे शॉर्टेस्ट NH है वो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, NH 307, 307। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि नंदा राज्य यात्रा के किस पड़ाव से महिलाएं शामिल नहीं होती हैं? तो उत्तराखंड में जो नंदा राज्य यात्रा है उसका अपना एक विशेष महत्व है दोस्तों। तो इस यात्रा का ऐसा कौन सा पड़ाव है दोस्तों जहाँ से आगे इस यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का सही सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्तनाचौड़ी। दोस्तों इसके अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस यात्रा की संपूर्ण लंबाई कितनी है दोस्तों? वो है 280 किलोमीटर। ओके, 280 किलोमीटर उसकी लंबाई है, इस यात्रा की लंबाई है, और 12 वर्ष के अंतराल में यह यात्रा आयोजित की जाती है दोस्तों। और एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा इसको माना जाता है। ओके, प्रारंभ होती है नोटी से और होमकुंड तक इसका अंतिम बिंदु होता है, और कम से कम 20 पड़ाव से होकर के ये यात्रा गुजरती है, और इसको हिमालय कुंभ भी इस यात्रा को कहा जाता है दोस्तों। और इसका मुख्य आकर्षण जो होता है दोस्तों वो होता है चौसिंगा खाड़ू और रिंगाल की छंतोली। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और है दोस्तों, अगर पूछेगा आपको कि नंदा राजा यात्रा का ससुराल का अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो ससुराल का पहला पड़ाव कौन सा है? तो है दोस्तों कुलसारी। कुलसारी माँ नंदा का ससुराल का पहला पड़ाव है दोस्तों। ओके, कुलसारी। तो आपको याद रखना है 20 पड़ाव हैं, 280 किलोमीटर की संपूर्ण ये इसकी लंबाई है दोस्तों इस यात्रा की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताई इन पॉइंट्स हमेशा क्वेश्चन बनते आते हैं, और आपको इन पॉइंट्स को अपने नोट्सबुक पर नोट करनी है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मानवोदय काव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो मानवोदय काव्य दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसके रचयिता कौन है दोस्तों? इसको लिखा है दोस्तों भरत कवि ने। ये मानसा के दरबार में एक दरबारी कवि थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA की सरकार थी। बीजेपी आप लोग कह सकते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी दोस्तों। यूके उत्तराखंड का 27वां राज्य बना था दोस्तों, और इसका निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ओके, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। और उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ओके, KR नारायण देश के राष्ट्रपति उस टाइम पे थे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि हनुमान चट्टी परियोजना किस नदी पर है? जो हनुमान चट्टी परियोजना है वो किस नदी पे है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टॉन्स नदी पे है। ओके, टॉन्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। टॉन्स नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। यमुना की सहायक नदी है, जो कालसी या डाक पत्थर में मिलती है यमुना से। ओके, यह रुपिन और सुपिन के नाम से मिलकर बनती है। दो धाराएं होती हैं रुपिन और सुपिन, इनसे मिलकर के टॉन्स नदी बनती है। जो और इसकी लंबाई की बात करें तो 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें मैंने बताई आपको टोंस नदी के बारे में, और भी बहुत सारे बिंदु हैं। आगे अगर क्वेश्चन आएंगे मैं फिर से इनके अदर पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। तो आगे चलते हैं फिलहाल। तो अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2005 को आसन बैराज को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो आसन बैराज बना है देहरादून में है, उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया 14 अगस्त 2005 को। ओके, ये दोस्तों आसन बैराज यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर बना हुआ है देहरादून में। आसन बैराज एक रामसर वेटलैंड साइट भी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और यहाँ बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, यानी कि प्रवासी पक्षियाँ आती हैं, उसमें साइबेरियन बर्ड्स आती हैं सबसे ज़्यादा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इकोसिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि मनेरी भाली परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनेरी भाली जो परियोजना है दोस्तों, उसको मेनली 2 पार्ट में यानी कि 2 फेजेस में बांटा गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पे ये बांध बना है दोस्तों, ये जल विद्युत परियोजना बनी है। इसको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में माने कि इसका निर्माण किया गया दोस्तों। फेज़ 1 जो कि 90 मेगावाट की है दोस्तों, 90 मेगावाट की क्षमता वाली है, और 1984-85 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1984-85 में। ओके, ये आपको याद रखना है। और फेज़ 2 की बात करें तो इसकी जो क्षमता है दोस्तों वो है 304 मेगावाट।
304 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसका निर्माण कार्य थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 2002 से स्टार्ट हुआ था। ओके, ये आपको याद रखना है। तो फेज़ 1 का अन्य नाम देखते हैं दोस्तों। फेज़ 1 का अन्य नाम है तिलोथ परियोजना, और फेज़ 2 का अन्य नाम है दोस्तों धरासू परियोजना। ओके, तिलोथ जल विद्युत परियोजना या धरासू जल विद्युत परियोजना, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। उत्तरकाशी की किस परियोजना की पर्यावरण संबंधी कारणों से बंद कर दिया गया? उत्तरकाशी ऐसी कौन सी परियोजना थी दोस्तों, जल विद्युत परियोजना, जिसको पर्यावरण संबंधी कारणों से बंद कर दिया गया था? ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भैरव घाटी परियोजना। भैरव घाटी परियोजना, इसका निर्माण कार्य भी 3 फेजेस में शुरू हुआ था दोस्तों। भागीरथी नदी पे, यानी कि उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पे ये बांध बना है, जिसको कि पर्यावरणीय कारणों से इसको बंद करना पड़ा। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों कि किस बैराज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपको कि कौन सा बैराज है उत्तराखंड में जिसका उद्घाटन इनॉग्रेशन पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डाक पत्थर बैराज का उद्घाटन पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। देहरादून में यमुना नदी पर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ लेता कभी कभार कि ये जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनी है, या फिर ये कितने मेगावाट की है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये मुख्य बिंदु होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, ये आपको याद रखना है। तो देहरादून में यमुना नदी पे है दोस्तों, और इसकी आधारशिला जो रखी गई थी, यानी कि जब उद्घाटन हुआ था नेहरू जी द्वारा, तो 23 मई 1949 को ये इस बांध की आधारशिला रखी गई थी। ओके, उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ओके, और इस बैराज के पानी से ढकरानी और ढालीपुर पावर प्लांट में बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ढालीपुर ढकरानी जो पावर प्लांट है, यानी कि जो जल विद्युत जहाँ से उत्पन्न होती है, उनके लिए वाटर सप्लाई का काम करता है कौन सा बैराज? डाक पत्थर बैराज। ओके, 1965 में ये बनकर तैयार हुआ था, और इसको बिजली उत्पादन करना इसने शुरू करा था। सॉरी, 1965। ओके, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आसन बैराज किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? ये आपको इसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी बता दिया है आसन बैराज किन दो नदियों के संगम पर बना है। देख लेते ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आसन यमुना, ऑप्शन नंबर बी यमुना और टॉन्स, ऑप्शन नंबर सी टॉन्स और आसन, ऑप्शन नंबर डी टॉन्स और पावर नदी। तो आपको इनमें से सही आंसर को, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है, तो आपको इसका आंसर जरूर आना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर देंगे। ओके, आगे चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 पे। सूर्योदय स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? जो सूर्योदय स्वरोजगार योजना है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से। ओके, ये योजनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आने वाले अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा इन योजनाओं के बारे में, और इनकी डेट, और ये उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको सब बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इसे, और लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, फिर से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।